नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो तुक्के के विज्ञान के ऊपर है। जितने भी लोगों का प्रीलिम्स होता है उसमें से 80% लोगों का पहले राउंड में जो श्योर 60 सवाल बनते हैं वो 35 से 40 या 45 बनते हैं। उसके आगे वो जो 80 सवाल तक बनाते हैं वो बनाते हैं तुक्के के द्वारा, जिसको हम अच्छी भाषा में लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं, एलिमिनेशन टेक्निक बोलते हैं। अगर आप अपना नंबर 10 से 20 तक बढ़ाना चाहते हैं तो अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और उसको अप्लाई कर पाएंगे तो आपका नंबर इतना तो बढ़ सकता है, ये मैं भरोसा दिलाता हूँ। मेरा नाम राजन तिवारी है। पहला सवाल आप ये पूछेंगे कि मैं तुक्का मारूं क्यों। देखिए सीधी सीधी बात है, अगर आपसे पहला राउंड बनाते हैं, आपसे 60-70 सवाल बनते हैं, आपका आराम से प्रीलिम्स हो रहा है बिना कोई गेस किए, तो आप कोई तुक्का मत मारिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो कटअप से 2-3 नंबर चूकते हैं, 10 नंबर चूकते हैं, 15 नंबर चूकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, आपको तुक्का मारना ज़रूरी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ 1/3 निगेटिव है, मतलब अगर आप एक सही सवाल करेंगे तो आपको 3 नंबर मिलता है और गलत करेंगे तो आपका 1 नंबर कटता है। अगर आपका लॉजिकल गेसिंग या आपकी किस्मत बहुत ख़राब है और आप 10 सवाल बनाते हैं, आपका 3 सही होता है और 7 गलत होते हैं। 3 सही हुए मतलब आपका टोटल 9 नंबर हुआ मिला और 7 गलत हुए मतलब आपका 7 नंबर कटा, तो भी आप 2 नंबर पॉजिटिव में होते हैं। मतलब अगर 10 नंबर में आप जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करके भी करेंगे ना, तो भी हो सकता है कि आप फायदे में रहें। तो ये तो साधारण तरीका हो गया। लेकिन इस वीडियो में हम ये सोचेंगे कि 10 में से हमारे 8, 7 या 9 सवाल कैसे सही हो सकते हैं, उसके पीछे का विज्ञान क्या है वो देखने का हम प्रयास करेंगे। तो अगर आप 10 में से 3 सवाल सही कर सकते हैं तो तुक्के की इस दुनिया में आपका स्वागत है। एक डिस्क्लेमर मैं पहले से दे दूं, भाई कोई ये आके बाद में मत बोलना कि भैया आपके कारण मैं पॉइंट इतने नंबर से चूक गया, एक सवाल में तुक्का मारा वो गलत हो गया और मैं कटअप से चूक गया। तो 100 में से एक व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, वो लॉजिकल चीज़ है, लेकिन एक में आप तुक्का मारोगे क्यों भाई, अच्छे से मारना। देखिए आधी जो लड़ाई है वो आपकी पढ़ाई है, मतलब जो अभी हम पढ़ रहे हैं, और बाकी आधी लड़ाई क्या है, एग्ज़ाम हॉल के अंदर है, मतलब परीक्षा में है। वहाँ हमको काम रहना है, शांत रहना है, कूल रहना है। जब आप काम और कूल रहेंगे तभी आप तुक्का मार सकते हैं। आप वहीं क्वेश्चन देख के अगर परेशान हो गए ना तो तुक्का उक्का कुछ नहीं मार पाओगे, आप जो बनता है वो भी बिगाड़ लोगे। तो पहला रूल ये है तुक्के का कि आपको काम रहना है। मतलब आज से आप ये सोच लो कि पेपर बहुत कठिन आने वाला है, पसीना बहेगा, किसी से नहीं बनेगा, एक भी नहीं बनेगा, शुरू के 30 के 30 मेरे से नहीं बनेंगे, कभी नहीं देखा रहूँगा, ऐसा सोच के जाओगे ना तो फिर कुछ नहीं होता। उससे तो सरल ही आता है। अगला जो प्रीलिम्स का कड़वा सच है कि अधिकांश टॉपर जो मैंने आपको बताया पहले राउंड में बहुत ज़्यादा सवाल उनसे नहीं बनते और अंतिम में वो बना के आते हैं करीब 80-85। मतलब उनसे बनते शुरू में है 40-45, 40-45 से जो 80 तक अटेम्प्ट करते हैं वो, उनमें से कुछ गलत होते हैं कुछ सही, लेकिन नेट पॉजिटिव हो जाता है, जो मैं आपको बताया ना वो। तो वो क्या करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं, लॉजिकल गेसिंग करते हैं। इसी को हम तुक्का बोल रहे हैं आपके चालू भाषा के लिए। पहली चीज़ हमको क्या करना है, तुक्का का पहला रूल ये है कि हमको लॉजिक से किसी भी सवाल को, किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट करने का प्रयास करना है। जैसे आपके सामने 4 ऑप्शन है, पहले ये दिक्कत होती थी, पहले पीएससी 5 ऑप्शन देता था, अब हमारे पास 4 ऑप्शन है। हमको चारों ऑप्शन देखना है, सवाल अच्छे से पढ़ना है और ये देखना है कि कैसे बाकी किसी भी एक ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर हम किसी भी सवाल में 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए, मतलब हमको ये पता चल गया कि ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो फिर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ही है। मतलब मैं आपको ये गोल्डन रूल बता रहा हूँ कि अगर आप 2 ऑप्शन हटा दिए तो आपको उस क्वेश्चन को अटेंड करना ही है, नहीं छोड़ना है। बताया ना मैं, 10 में से 5 सही होंगे, 5 गलत होंगे, 5 तियाँ 15 आपको मिलेगा और 5 एकम 5 कटेगा, 10 नंबर आपको मिल गया। तो ये प्रीलिम्स की चाबी है। मतलब एक तरीका होता है कि मेरे से कोई सवाल आया कि भाई कोरकू जनजाति में ये क्या होता है, आपको आंसर पता है, आप टिक कर दिए। दूसरा कोई सवाल आया जिसमें आपको आंसर कुछ नहीं पता। चलिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आज का ये जो हमारा जो भी सेशन है, प्रीलिम्स के ही आपके पूरे सवाल रहेंगे जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स में आए हैं। इससे आपका एक फ़ायदा और होगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाएगा इसी बहाने। ये आपका सवाल है, 10 रोज़ा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी।
आपको, मैं ये मान रहा हूँ, देखिए तुक्का क्या होता है कि इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, नहीं तो अपन क्या रहते हैं, ये सवाल देख के छोड़ दिए। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि सवाल देख के कैसे उसको बना सकते हैं वो सोचना है। देखिए 10 रोज़ा नाम से ये समझ में आ रहा है ना कि ऐसी पत्रिका है जो किसी मुस्लिम ने चालू की होगी। बाल गंगाधर तिलक, मराठा केसरी टाइप की चालू करते हैं, मतलब भाई 10 रोज़ा तो नहीं करेंगे ना, रोज़ा वाली। लाला लाजपत राय हिंदूवादी थे। तो ये 2 ऑप्शन आप काट दोगे कि नहीं करोगे? सी भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता। सर डी खत्म। अब आपको ए और बी में एक चुनना है, तो काम अपना आसान। उत्तर इसका है अब्दुल गफ्फार खान। लेकिन अगर आपको मोहम्मद अली जिन्ना और अब्दुल गफ्फार खान में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो फिर एक बना लीजिए। फिर कैसे गेस कर सकते हैं? फिर आप दिमाग लगाओ कि यार जिन्ना लिखता ना तो पता लग जाता। पढ़ते हैं हम लोग जिन्ना के बारे में, कामरेड लिखा था, तो ये हो सकता है। लेकिन आपको नहीं भी पता चल रहा है, दोनों में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो भी दोनों में कुछ भी आपको जो कोई गाना याद आ रहा है, कोई मंत्र याद आ रहा है, कुछ भी करके आप कर लो। अगला जो रूल है लॉजिकल गेसिंग का वो ये है कि एक्सट्रीम कथन जो होते हैं, एक्सट्रीम मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल यही होता है सभी। देखिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ। एक्सट्रीम कथन क्या है कि सभी कौवे काले होते हैं। अब कौवे आप जनरली देखते हो तो काले ही होते हैं, लेकिन ये कथन गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ना। कोई कौवा कहीं फेयर एंड लवली लगा के बैठ गया और वो गोरा हो गया, तो ये कथन आपका गलत हो गया ना कि सभी कौवे काले नहीं होते, एक गोरा है भैया। तो कोई भी कथन जो एक्सट्रीम है कि यहाँ सभी ईंट इस नाप की हैं, यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि सभी इंसान मोटे होते हैं, एक इंसान भी पतला मिल गया तो दिक्कत हो जाएगी ना। आप बोले कि सभी इंसान कुछ भी बोले कि अंटार्कटिका में कोई इंसान नहीं रहता, ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। एक्सट्रीम मतलब बिल्कुल अतिवादी। तो अंटार्कटिका में एक आदमी भी कहीं मिल गया ना धोखे से, तो आपका कथन गलत। तो कोई भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट अगर आपको मिलता है तो आपको ये मानना है कि वो गलत है। और कोई भी सामान्य कथन जो ऐसा लगता है कि यार ठीक तो लग रहा है, पढ़ के अच्छा लग रहा है, तो सामान्य कथन जो पढ़ के अच्छा लगे वो सही है। उदाहरण देख लेते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये सवाल है। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर क्या सही नहीं है? पहला कथन पढ़िए, सभी प्रकार के निर्माण कार्य के लिए एक आकार की ईंट का उपयोग किया जाता था। ये आपको लग रहा है कि ऐसा होगा? मतलब जितने तरह के, पहला लिख दिया सभी तरह के निर्माण कार्य, फिर एक ही आकार की ईंट का प्रयोग। भाई एक ईंट भी आते आते कहीं टूट फूट गई, कोई बदमाश और तोड़ दिया, तो ये हो पाएगा? तो ये स्टेटमेंट क्योंकि एक्सट्रीम है, ये गलत हो जाएगा। मुख्यतः सभी घर एक मंजिला ही बनाए जाते थे। सभी घर एक मंजिला, फिर ही भी लगा दिया, देख रहे इसका? तो एक मंजिला ही, एक आध भी डबल मंजिला मिल गया तो गलत हो जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट हैं ये हैं, क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम। तीसरा देखिए, मुख्य सड़कें औसतन 10 मीटर चौड़ी होती थी। अब देखिए एक्सट्रीम नहीं है, एवरेज स्टेटमेंट है। एक तो बोल दिया मुख्य सड़कें, ये नहीं बोला कि सभी सड़कें। फिर ये जो औसतन लिख दिया 10 मीटर ही चौड़ी होती थी, लिखता ना तो भाई कहीं तो एक आध इंच भी आगे पीछे होता तो गलत हो जाता। तो समझ रहे आप मेरे बात कहने का मतलब? तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला और दूसरा। तो आपका उत्तर हो गया 1 और 2। एक और सवाल दिखाता हूँ। भारत में क्षेत्रीय परिषदों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला पढ़िए, परिषदें भारतीय संघ के व्यवस्था के उपसंघीय सूत्र के रूप में कार्य करती हैं। पढ़ने में मज़ा आ रहा है ना, मतलब ऐसा कुछ नया नहीं लग रहा है कि कुछ गलत हो गया। दूसरा है, परिषदें भारतीय संघ व्यवस्था में राज्यों के मध्य सहयोग और एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। ये भी अच्छा लग रहा है सुन के। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर भारत सरकार बनाई है, ठीक ही ठाक सोच के बनाई होगी। परिषदें यही तो करेंगी ना, एकीकरण करेंगी, सहयोग करेंगी, लड़ाई झगड़ा तो कराएंगी नहीं। कोई भी चीज़ जो सरकार बनाई है उनका यही सब काम रहेगा, संघीय व्यवस्था बनाना। तो सामान्य कथन सही होते हैं। अगला रूल देखो, अब एलिमिनेट करना है। तो जब 2 ऑप्शन आपके सामने, जैसे 4 ऑप्शन है, उनमें 2 ऑप्शन आपको लग रहा है कि एक जैसे हैं, तो आप ये मान लीजिए कि दोनों में से एक सही है। आप अपने आप को देखिए, इसका सबसे अच्छा रूल ये होता है कि आप अपने आप को मानिए कि मैं क्वेश्चन सेटर हूँ। आपको लग रहा है कि यार एक ऑप्शन है राजन, तो बच्चे को ना राजन टाइप का कुछ पढ़ा होगा यार, तो एक ऑप्शन में साजन दे देता हूँ, तो कंफ्यूज हो जाएगा। ऐसा करोगे ना आप? आपका है कि रामेंद्र नाथ मिश्र,
तो आप साथ में कुछ और भी ले दोगे, खामेंद्र नाथ मिश्र, तो आदमी कंफ्यूज हो जाएगा ना दोनों के में। तो ये तो उसके लिए जो पढ़ा है, हमारे जैसे लोग जो नहीं पढ़े हैं, हमको क्या करना है, देखो दिखाता हूँ मैं। छत्तीसगढ़ के चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज किसने की थी? मेरे को कुछ नहीं पता इसके बारे में, लेकिन देख रहे हैं, भगवान सिंह, ठीक। और यहाँ देख रहे रामेंद्र नाथ, कॉमन क्या निकला? मतलब भगवान सिंह भी है, रामेंद्र नाथ भी है। ऑप्शन बी उत्तर हो गया। मेरे को कुछ नहीं पता भाई, सही में नहीं पता। मतलब जब मैं ये किया भी था ना, तब भी शायद नहीं पता था और मैं सही मार के आया था। ये होता है लॉजिकल गेसिंग, कि सामने वाला आपको कंफ्यूज करने के लिए कर रहा है, आप उसी के दिमाग से खेलो ना यार, क्यों परेशान होते हो। अगला सवाल है, झंडा सत्याग्रह बिलासपुर में कब प्रारंभ हुआ? किसी से नहीं बनता। अब क्या कर सकते हैं अपन, सामने वाला जो बनाने वाला है उसको लगा होगा कि यार धोखे से कोई मार्च 22 या मार्च 23 मत पढ़ लिया हो, तो अपने को अब कॉमन चीज़ पकड़ना है। देखिए 2 में मार्च है, 2 में 23 है। वो क्यों ऐसा बनाया पता है? कि किसी को धोखे से अगर 23 याद होगा तो 2 सन 23 डाल दिया, किसी को धोखे से मार्च याद होगा तो 2 मार्च डाल दिया। अपन बुद्धि क्या लगाएंगे, मार्च भी पकड़ लिए, 23 भी पकड़ लिए, उत्तर डी है, ठीक है। तो ऐसे जो एग्ज़ाम सेट करने वाला है, जो क्वेश्चन पेपर सेटर है, उसके दिमाग से खेलना है। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के डोंडी लोहारा जमींदारी में वर्ष 37 में दीवान के विरुद्ध किसानों का आंदोलन हुआ, जिसमें निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह किया? आप देख लीजिए, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल और सरयू प्रसाद अग्रवाल। तो हम क्या लेंगे, दोनों एक टाइप के लग रहे हैं ना, मतलब दोनों में से एक कोई उत्तर होगा। तो बस आप 2 में आ गए, अब एक तो तुक्का मार ही सकते हो, ये मैं बोल रहा हूँ आपको। अगला रूल क्या है, देखिए 2 रहता है, एक होता है कहीं पे रहता है उपरोक्त सभी किसी किसी ऑप्शन में, और किसी ऑप्शन में रहता है इनमें से कोई नहीं। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर किसी ऑप्शन में उपरोक्त सभी है तो उसके सही होने की संभावना ज़्यादा है, और किसी ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं है तो उसके सही होने की संभावना कम है। ये पिछले जितने भी सवाल आए हैं जो हम लोग करते हैं या हम लोग जो बनाते हैं, उसके आधार पे बोल रहा हूँ। ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन आप जनरली अगर आप ऐसे में फंस गए, आपके पास 3 ऑप्शन है, चौथा दिया है उपरोक्त सभी, सामान्यतः है क्योंकि सभी रहता है आंसर, इसलिए वो उपरोक्त सभी कर देते हैं। और इनमें से कोई नहीं तो कोई नहीं करता भाई, क्योंकि अब ऑप्शन 3 दे रहा है, 3 ही में उत्तर दे देगा ना, क्यों वो इनमें से कोई नहीं करके चौथा करेगा? वो बचपन में करता था पीएससी, बचपन मतलब जब 5 ऑप्शन देता था ना, बहुत परेशान करता था। 4 ऑप्शन देता था गंदे गंदे, और 5वें में इनमें से कोई नहीं, और वही उत्तर होता था। सी सेट में और करता था, और दिमाग खराब होता था। अगला है कि साइंस टेक के जो एप्लीकेशन वाले सवाल हैं, देखिए इसका मैं क्या बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए नैनो टेक है, उसका पूछा यूज़ क्या होता है। अब नैनो टेक का मान लीजिए आज किसी चीज़ में यूज़ नहीं है, साइकिल के पंचर बनाने में, लेकिन कल की डेट में तो हो सकता है ना, विज्ञान तो बढ़ते ही जा रहा है, शोध होते ही जा रहे हैं। साइंस टेक में अगर ये पूछा कि इसका प्रयोग किस में किया जा सकता है, तो जनरली सबक में हुआ सकता है। कोई तो कर देगा ना यार, छोटा मोटा आदमी कोई कर देगा, या बाद में हो सकता है। तो पीएससी इस चीज़ को जानता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। एक उदाहरण मैं दे दे रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली निम्नलिखित वृक्ष प्रजातियों में से कौन सी राष्ट्रीयकृत सूची में शामिल है? साल, सागौन, खैर और सभी। तो सभी अगर दिया है तो सभी कर दो, आसानी से आगे बढ़ो। अगला जो ट्रिक है वो ये है कि प्रश्न के शब्द से ही हमको उत्तर निकालना है। मतलब ये कैसे करोगे आप, मतलब आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न का संधि विच्छेद करना है, समास विग्रह करना है, ध्यान से पढ़ना है। 2 लाइन दिया है ना, दोनों लाइन को बार बार पढ़ो। मतलब ये मैं कब के लिए बता रहा हूँ, समझ रहे हैं ना आप लोग? आप पहले राउंड में जो आपसे बनता है कर चुके हो, अब दूसरे राउंड में जो इधर उधर देखते हैं, पसीना पोंछते हैं, बाथरूम जाते हैं, पानी पीते हैं, वो ना करके हर सवाल में पूरी बुद्धि लगाना है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, कोई भी शब्द लिखा है उसको ध्यान से पढ़िए, संधि विच्छेद करिए कि इसका मतलब क्या हो सकता है। रामेंद्र लिखा है तो राम प्लस इंद्र, मतलब राम का इंद्र। मॉडेम लिखा है तो मॉडेम में क्या हो सकता है। जो लिखा है उसको अच्छे से देखिए। इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़िए, हिंदी नहीं समझ में आ रहा है, जो इंग्लिश वाले हैं वो हिंदी ट्रांसलेशन पढ़िए। उसके बाद क्या है कि फिर आपको ऑप्शन ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन का भी संधि विच्छेद करना है।
फिर ये देखना है कि ऑप्शन में क्या नहीं हो सकता, वो काटते जाना है कि यार ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और उसके बाद उत्तर तक आना है। जैसे ये शब्द था, इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है। अब मॉड्यूलेशन आप शब्द पकड़े, डीमॉड्यूलेशन पकड़े। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन किससे ज़्यादा जुड़ा है? मॉडेम से जुड़ा है ना। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन मॉडेम। नहीं भी पता तो यार आप ये कर सकते हो ना कि उपग्रह तो नहीं करता होगा यार, समाक्षी केबल तो नहीं करता होगा यार, तो आप ऐसे करके इनको हटा भी सकते हो, उसके बाद मॉडेम तक आप आ गए। अगला क्या ट्रिक है कि आपको कॉमन सेंस का यूज़ करना है। कॉमन सेंस मतलब जो सामान्य सेंस है ना हमारा, उसका यूज़ करना है। जनरली परीक्षा में हम सब चीज़ लेके जाते हैं, पेन लेके जाते हैं, दफ्ती लेके जाते हैं, कुछ लोग चॉकलेट लेके जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं, एडमिट कार्ड लेके जाते हैं, ये ले जाते हैं जो पुराना है, कॉमन सेंस भूल जाते हैं। बाहर वो जो मोबाइल रखाते हैं ना, मोबाइल के साथ हम कॉमन सेंस भी छोड़ के चल देते हैं। हमको पेपर में दिमाग का 100% यूज़ करना है, पूरा ध्यान वहीं लगा देना, केंद्रित कर देना है दिमाग को, और कुछ नहीं सोचना है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ ध्यान करिए, योग करिए, क्योंकि आखिरी में ना वही काम आएगा। आपके ध्यान को केंद्रित कर देना है पूरा 100%। और जब आप कॉमन सेंस का यूज़ करोगे ना तो बहुत सारे सवाल बनेंगे। कैसे बनते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एक सवाल ये आया था, इसरो द्वारा वर्ष 2022 में भेजे गए अंतिम PSLV मिशन का नाम क्या है? खुद बता दिया कि अंतिम। ठीक, आपको कुछ नहीं पता। पहला है 54, फिर 53, 52, 51। अंतिम क्या है बताओ मेरे को? 54 है ना, मार दो भाई। ऐसे ऐसे आप 10 सवाल मारे, 3 तो सही होंगे ना, ये मान के मारो ना, 3 तो सही होंगे ही, मतलब नेट तो पॉजिटिव हमको जाना ही है। और इस बुद्धि से मारोगे ना तो 3 क्या 6-7 सही होंगे। और बताता हूँ, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 22 के आयोजन के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। कोई ना बिल्कुल दिमाग को वो कर देगा कि यार ये तो मैं कभी पढ़ा ही नहीं हूँ, ओलंपिक का डेट नहीं पढ़ा, मैं सोच रहा था कि डेट पढ़ लूँ, डेट आ गई, अब क्या करूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इतना तो पता है ना कॉमन सेंस के कि यार राजीव युवा मितान क्लब सबसे नीचे होता है, उसके बाद क्या होता होगा? चलो वो भी नहीं पता आपको, मैं आपको बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। आपको ये तो पता है ना कि जिला सबसे ऊपर होता है, इतना तो पता होगा ना, विकास खंड और जोन से ऊपर जिला होता है। अब कोई भी प्रतियोगिता होगी तो सबसे पहले नीचे होगी, उसके बाद अगली डेट में उससे ऊपर में होगी, उससे अगली डेट में अगले, पहले ज़िले में थोड़ी हो जाएगी, ज़िले में सबसे लास्ट में होगी। अब डेट देखो, सबसे आखिरी की डेट कौन सी बताओ? सबसे आखिरी की डेट है 17 नवंबर से 26 नवंबर, तो ये डेट होगी ज़िले में। अब आप पकड़ लो कि D का 4, मतलब ऑप्शन C और D तो ख़त्म हो गया, नहीं हो गया? अब आप पकड़ो कि राजीव युवा मितान जो क्लब स्तर है, राजीव युवा मितान क्लब मतलब सबसे नीचे, आपको पता होगा गांवों में बना के रखे हैं उसको। ठीक, तो राजीव युवा मितान क्लब कब होगा? सबसे पहले होगा, मतलब 6 अक्टूबर से वो होगा। उसके बाद फिर हमको पकड़ना है कि अब हमको सोचना है कि जोन ऊपर होता है कि विकास खंड ऊपर होता है। मतलब कम से कम इतनी बुद्धि से आप 2 ऑप्शन तो ख़त्म कर ही दिए, ये तो समझ गए ना आप कि 2 हम ख़त्म कर दिए। अब हम 2 में फंसे हैं। अब किसी को अगर पता है कि राजीव युवा मितान क्लब जो होते हैं गाँव में होते हैं और गाँव से थोड़ा बड़ा जोन बना देते हैं 4-5 गाँवों का, तो राजीव युवा मितान क्लब के बाद जोन होता है, उसके बाद विकास खंड होता है। ये भी नहीं पता तो आपको इतना पता होगा कि विकास खंड से ऊपर जिला होता है, तो आप विकास खंड 27 अक्टूबर से होगा और जोन स्तर 15 अक्टूबर से होगा। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो समझिए कि आपको थोड़ा बुद्धि लगाना है, आराम से आपका सवाल बनेगा। दूसरा एक और, मैं ये तो बहुत क्या बोलेंगे, ये हम लोग ना इसी नेट एट में बनाते थे, वहाँ तो तुक्का मार नहीं रहता है, वहाँ ना निगेटिव रहता ही नहीं है। यहाँ भी मैं बता देता हूँ, बिल्कुल ना बने तो देखना। देखो ए ऑप्शन में ए के साथ 1-1-1 दिया है, इसका मतलब ये क्या है कि किसी को एक पता होगा ना तो वो फंस जाए, तो हम क्या करेंगे, मतलब ये तीनों में से एक हो सकता है। डी ऑप्शन में 4-4 दिया है, मतलब 4D का होने की संभावना ज़्यादा है। ठीक, तो ऐसे करके भी ना थोड़ा सा बुद्धि आप लगा सकते हो, उससे भी थोड़ा बहुत पकड़ सकते हो, कहीं कहीं फंसोगे भी, कहीं कहीं लगा सकते हो।
तो ये भी सोच सकते हो आप, इसको करना कम। लेकिन अगली चीज़ है कि सुमेलित करना है कि पंचायत समितियों के नाम और भारत के संबंधित प्रांतों के नाम। आपको कुछ नहीं पता, इधर आप राज्य देखो। कुछ लोग ना इतने में डर जाएंगे कि यार क्या होगा उत्तर। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपको ये तो पता है ना कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का पहले, मतलब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का पहले हिस्सा था। छत्तीसगढ़ में पंचायत को क्या बोलते हैं? पंचायत समितियों को जनपद बोलते हैं ना। छत्तीसगढ़ खुद से नाम तो लिया नहीं होगा ना भाई, एमपी से ही मंगा होगा। तो जनपद अगर छत्तीसगढ़ में बोलते हैं मतलब वो एमपी में भी बोलते होंगे, तो आप सीधा सीधा जनपद को एमपी से मिला दो। इतना करने में ही ना आपका उत्तर आ जाता है इस सवाल में। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं लॉजिकल गेसिंग या कॉमन सेंस। अगला है नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है। अब बौद्ध धर्म को कौन मानेगा? विवेकानंद के बारे में हमको पता है कि वो हिंदू धर्म के प्रतिपादक थे, वो बौद्ध धर्म मानेंगे क्या? काट दो। राधा कृष्णन के बारे में पता है, हिंदू फिलोसॉफी के बारे में बात करते हैं, बौद्ध मानेंगे वो? टैगोर को कोई दिक्कत थी हिंदू धर्म से, आराम से शांति निकेतन चला रहे थे, अंतर्राष्ट्रीयतावाद कर रहे थे, वो भी बौद्ध नहीं मानेंगे। अंबेडकर इसलिए मानेंगे क्योंकि अंबेडकर हिंदू धर्म से नाराज़ थे। आप सुने होंगे उनका कोटेशन कि मैं हिंदू बन के भले जीवित हूँ, हिंदू बन के भले पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू के रूप में मरना नहीं चाहता। अंबेडकर नव बौद्धवाद के प्रतिपादक होंगे। तो ऐसे जिसके बारे में आपको नहीं भी पता ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस, बाकी को एलिमिनेट करके आप उत्तर तक आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत के गठन के बारे में क्या सही है? देखो चौथा स्टेटमेंट पढ़ो। लोकसभा के ऐसे सदस्य और राज्य विधानसभा के ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतया नगरीय क्षेत्र में पड़ता है। ऊपर लिखा है जिला पंचायत, मतलब गांव का एरिया है वो। जिला पंचायत आपको पता है, ग्राम होता है, जनपद होता है, जिला होता है। अब नगरीय, वो भी पूर्णतया पड़ने वाला एरिया को आप लाओगे यार? लग रहा है आपको उसको लेंगे हम? तो आपको नहीं भी पता इसके बारे में ना, तो भी आप ऑप्शन 4 एलिमिनेट कर दो। ऑप्शन 4 एलिमिनेट करोगे, 2 ऑप्शन खत्म हो गए कि नहीं हो गए आपके? तो ये होती है लॉजिकल गेसिंग, या ये होता है कॉमन सेंस, कि वहीं हमको अपनी बुद्धि लगाना है। कोई 4 सेंटेंस पढ़ के शुरू के 2 में ही कंफ्यूज हो गया तो वो परेशान हो जाएगा। ठीक, आपको पूरा पढ़ना है, पूरा समझना है, उसके बाद फिर उत्तर निकालना है। इसके अलावा आपका जो पूर्व ज्ञान है ना, पुराना ज्ञान है, उसको यूज़ करना है। इसको बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग, मतलब हमारे दिमाग में ज्ञान भरा हुआ है, बचपन से हम पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, तो उनको हमको यूज़ करना है। कैसे करना है? एक तो नव बौद्धवाद हम देख ही लिए। दूसरा देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए दूसरा कथन पढ़िए कि भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता लगभग 400 गीगावाट है। अभी हमारा टारगेट क्या है पता है? कि नवीकरणीय में 175 गीगावाट हमको करना है। पवन ऊर्जा 400 हो जाएगी, 400 पवन ऊर्जा हो जाएगी तो फिर तो भाई दिक्कत ही क्या है? छत्तीसगढ़ का भी आपको पता होगा तो आप पकड़ लोगे ना कि 400 गीगावाट तो नहीं हो सकती यार। दूसरा एक छोटा सा ट्रिक ये भी होता है कि कहीं बहुत ज़्यादा डाटा दिया है ना कि 2011 तक भारत 2.1% की वृद्धि दर से लगभग 2 साल तक रहेगा। 3 डाटा है ना, तो किसी का भी मन करता है कि 2.1 को 3.1 कर देता हूँ यार। तो बहुत ज़्यादा फैक्ट लिखा है ना एक कथन में, तो वो जनरली गलत होता है। दूसरा ये वाला तो आप समझे गए कि आपको दिमाग लगाना है, 400 गीगावाट तो नहीं हो सकती भाई। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? आप हमेशा पढ़ते हो ना कि हिमालय की हाइट बढ़ रही, 8,848 से 8,850 हो गई, तो नवीनतम वही होगी ना। नवीनतम मतलब नया बना है, टक्कर हो रही तो बढ़ते जा रहा है, सफ़ेद भी है, तो हिमालय नवीनतम है, ऐसा आपको समझना है। इसके अलावा ऑड वन आउट बोलते हैं हम, मतलब जो बिल्कुल अलग है ना। जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से 3 एक ही टाइप के दिख रहे हैं, एक बिल्कुल अलग दिख रहा है, तो सामान्यतः वो उत्तर होता है। जैसे ये सवाल आया कि उचित और लाभकारी मूल्य निम्न में से किस फसल से संबंधित है? अब देखो धान, गेहूँ, तिलहन, ये सब अपन बोते हैं ना खाने पीने के लिए, मतलब ये व्यापारिक फसल तो है नहीं, खाने पीने के लिए बोते हैं, इनके लिए हम एमएसपी करते हैं। अलग क्या लग रहा है आपको? गन्ना अलग लग रहा है ना, तो गन्ना इसका उत्तर होगा। मतलब
तीन एक ही टाइप के हैं, वो तीनों तो नहीं हो सकते। धान गेहूं तो एक ही टाइप की चीज़ है ना, या तो धान होगा या तो गेहूं होगा, ऐसा तो नहीं होगा ना, धान गेहूं साथ ही में होगा। तो धान गेहूं आप अलग कर दो, तिलहन अलग कर दो, बचेगा गन्ना। तिलहन ऐसा शब्द है कि इसको आप, तिलहन क्या है, मूंगफली है, कौन सी तिलहन है, मतलब कौन सा तेल है, सरसों है, सोयाबीन है, तो ये ऑप्शन हो सकता है क्या सही? तिलहन बस थोड़ी लिख देंगे, अनाज लिख दिए तो चल जाएगा क्या? तो ऐसे आपको एलिमिनेट करना है। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और मैं छोटी सी बता दूं कि अगर कोई भी चीज़ ऐसा लिखा है ना सेंटेंस कि छत्तीसगढ़ की विकास दर पिछले 10 वर्षों में लगातार बढ़ रही है, ये सेंटेंस सामान्यतः गलत होता है। कोई भी चीज़ ना लगातार नहीं बढ़ती, जनसंख्या के अलावा भारत की। तो लगातार ना तो हमारी विकास दर बढ़ेगी, ना तो हमारी बाकी चीज़ें बढ़ेंगी, ना तो छत्तीसगढ़ की कृषि की विकास दर लगातार बढ़ेगी। उत्पादन बढ़ सकता है, लेकिन ये जो रेट होता है ना, अब किसी साल सूखा पड़ गया तो विकास दर कम हो जाएगी, फिर बढ़ जाएगी, फिर कम हो जाएगी। तो अगर बोलेगा उतार चढ़ाव हुआ है तो सामान्यतः वो कथन सही होगा, क्योंकि कम ज़्यादा होते ही रहता है। लेकिन कोई अगर बोला कि लगातार हुआ है तो आपको उसको गलत मानना है, मतलब लगातार कुछ भी चीज़ नहीं होगी, आपको ये ध्यान में लेके चलना है। आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लॉजिकल गेसिंग, बहुत लोग कमेंट में लिख रहे थे कि भैया लॉजिकल गेसिंग के ऊपर ले आइए, तुक्का के विज्ञान के ऊपर ले आइए। मैं इसलिए नहीं ला रहा था ना कि अब भाई आखिरी आने दो एग्ज़ाम का, उसके बाद लाएंगे ना तो उसका यूज़ है। पहले न तो आप वही काम करने लगोगे ना तो फिर दिक्कत है। अभी लॉजिकल गेसिंग अब आपके लिए यूज़ है। अब आप अपने दिमाग में ये वीडियो एक आध दो बार देख लेना, सवाल भी इसी बहाने आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे, और अब आप इसको यूज़ करने का प्रयास करना अपने फाइनल एग्ज़ाम में। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल की जो टेलीग्राम लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा कई लोग बोल रहे थे कि वीडियो हमको नहीं मिल पा रहा है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी पूरे वीडियो डाल दिए, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे का डाल दिया है, पूरे भारत के करंट अफेयर का वीडियो डाल दिया है, अन्य अलग अलग वीडियो डाले हैं, रणनीति के बारे में वीडियो डाला है। तो सभी वीडियो हम लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। चैनल भी आप खोलेंगे ना तो दिख जाएगा, ज़्यादा वीडियो तो हैं भी नहीं। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। जो भी आपके सलाह हैं, सुझाव हैं, वो कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।